नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे शानदार, सबसे मुलायम कपड़ा रेशम आखिर एक छोटा सा कीड़ा कैसे बना लेता है? ये कहानी ही गजब की है। आज हम प्रकृति और इंसान के इसी कमाल के तालमेल की कहानी में उतरने वाले हैं। ये सवाल है तो बहुत सीधा, पर सदियों से इसने इंसानों को हैरान किया है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा कीड़ा एक बेशकीमती कपड़ा बुन देता है। रेशम के इस अविश्वसनीय सफर का पता लगाते हैं। तो हमारा आज का सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम इसकी खोज से शुरू करेंगे, फिर चलेंगे चीन और भारत, जो इसके सबसे बड़े घर माने जाते हैं, और आखिर में देखेंगे कि ये धागा पूरी दुनिया में कैसे छा गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, एकदम शुरू से, जब पहली बार इस जादुई धागे पर किसी की नजर पड़ी थी। बहुत बहुत समय पहले लोगों ने एक बड़ी कमाल की चीज देखी। उन्होंने पाया कि कुछ खास तरह के पौधों पर रहने वाले कीड़े एक अनोखा धागा बना रहे हैं। एक ऐसा धागा जो चमकता भी था और गजब का मजबूत भी। बस यहीं से उस सफर की नींव पड़ी जिसे आज हम सिल्क इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं उस देश में जहां से रेशम की सबसे मशहूर कहानी शुरू होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की। और इस कहानी का जो हीरो है ना, वो है शहतूत का पौधा। रेशम के कीड़ों का यही तो पसंदीदा खाना है। समझिए कि पूरी सिल्क की दुनिया इसी एक पौधे की नींव पर टिकी हुई है। और ये प्रक्रिया भी कितनी सीधी और खूबसूरत है। देखिए, कीड़े शहतूत की पत्तियां खाते हैं, फिर वो एक बहुत ही बारीक धागा बनाते हैं और इसी धागे से बनता है मलबरी सिल्क। ये वही रेशम है जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। चीन की कहानी तो हमने देख ली, पर अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। चलिए अब भारत चलते हैं, जहां रेशम की दुनिया और भी रंगीन और दिलचस्प हो जाती है। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि भारत में रेशम की कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि कई कहानियां हैं। चीन में जहाँ सब कुछ शहतूत के इर्द गिर्द घूमता है, वहीं भारत में रेशम के कई अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, और हर एक की अपनी अलग पहचान है। देखिए, ये भारत की विविधता को कितनी अच्छी तरह से दिखाता है। एक तरफ है मध्य भारत का तसर सिल्क, जो थोड़ा मोटा और बहुत मजबूत होता है, तो दूसरी तरफ है असम का मूगा सिल्क, जिसका सुनहरा रंग ही उसकी पहचान है। हर इलाके का अपना अलग रेशम, अपनी अलग कहानी। और फिर आता है एरी सिल्क, जिसकी कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। इसे अहिंसक रेशम या अहिंसा सिल्क भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसे बनाने की प्रक्रिया में कीड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, उन्हें मारा नहीं जाता। मतलब ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि शांति और करुणा का एक प्रतीक है। तो कहानी एक पौधे और कीड़े से शुरू हुई, चीन और भारत से गुजरी, और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। मतलब रेशम बनाने का ये हुनर और ये पौधे सिर्फ अपनी जन्मभूमि तक ही सीमित नहीं रहे। धीरे धीरे ये ज्ञान, ये पौधे दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि रेशम का उत्पादन एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन गया। आज चीन और भारत के अलावा जापान, थाईलैंड और यहाँ तक कि ब्राजील भी इसके बड़े सेंटर्स बन चुके हैं। रेशम ने सिर्फ कपड़ों की दुनिया नहीं बदली, सोचिए, इसने व्यापार के रास्ते खोले, संस्कृतियों को जोड़ा, फैशन को नई परिभाषा दी और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को एक नई जान दी। ये सिर्फ एक धागा नहीं था, ये एक ग्लोबल फोर्स बन गया। तो ये तो थी रेशम की कहानी, पर आखिर में इस पूरे सफर का आज हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए इस पर थोड़ा सोचते हैं। ये बात बहुत गहरी है। आज रेशम को सिर्फ एक कपड़े की तरह देखना शायद अधूरी बात होगी। ये तो उन पौधों, उन किसानों और उन कारीगरों की मिलीजुली कहानी है जो कुदरत के साथ हाथ मिलाकर एक अनमोल धागा बुनते हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, ऐसी और कितनी ही कहानियां हमारी रोजमर्रा की चीजों में छिपी हुई हैं। इंसान और प्रकृति के सहयोग की कहानियां। अगली बार जब किसी भी चीज को हाथ में लें, तो शायद एक पल के लिए उसके पीछे की कहानी के बारे में जरूर सोचिएगा।